जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। और माफ़ी चाहता हूँ कि एक हफ्ते तक हमारी साइंस की क्लास नहीं लगी, क्योंकि कुछ स्टूडियो से संबंधित काम थे और टाइम का वैसे अभाव था। स्टूडियो सेट करने में सारा टाइम निकल जाता था। अब जाकर के अपना स्टूडियो सेटअप बिल्कुल एकदम रेडी है। अब हम आपके लिए तैयार हैं क्लासें अपलोड करने के लिए, आपके लिए क्लासें लाने के लिए। सबको मैं बता दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है और जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, क्लास का जो नोटिफिकेशन है, वो आपको आसानी से मिल सके। और हमारे साथ जुड़ करके आप नोट्स बनाओ, घर पर बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके नोट्स तैयार करो, पढ़ते जाओ, कदम से कदम साथ मिलकर के बढ़ाए जाओ। 100% सफलता मिलेगी, भटकना नहीं है। और एक आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है सर? कि रेलवे बोर्ड ने अभी जो एएलपी के अंदर जॉब कर रहे हैं रेलवे बोर्ड में, उनके लिए वैकेंसी आई है। फॉर्म भरने 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। उनका एग्ज़ाम होगा, उनका इंटरव्यू वगैरह है, उस आधार पर उनको आगे प्रमोशन भी मिल जाएगा। उसके जस्ट बाद आपके लिए वैकेंसी आने वाली है एएलपी और टेक्नीशियन की। कौन सी? एएलपी और प्लस में टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। तैयार रहना बस। और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अच्छा गुरुजी, ये वैकेंसी कितनी हो सकती है? ये वैकेंसी हो सकती है आपके लिए 45,000 प्लस आपको देखने को मिलेगी एएलपी वैकेंसी, 45,000 प्लस एएलपी। और इसके साथ साथ में आपके लिए जो वैकेंसी आ रही है वो वैकेंसी और कौन सी है? टेक्नीशियन की वैकेंसी है। वो कितनी रहेगी? याद रखना है, वो है दोस्तों 15,000 प्लस। कितनी है? 15,000 प्लस। इसमें आपको और भी अन्य वैकेंसियां देखने को मिलेगी, जैसे एनटीपीसी है ना, इस पर भी थोड़ी बहुत वैकेंसियां आ सकती है, एनटीपीसी की भी। ये बात आपको इसमें याद रख करके चलनी है दोस्तों। और अभी से तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तब कुछ नहीं बनने वाला दोस्तों, ठीक है ना। हो सकता है कि सरकार चुनावी साल के अंदर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम ही न दे और समय है वो अभाव रहे और आप एएलपी की तैयारी से क्या हो जाओ? वंचित हो जाओ, है ना। तो जल्दी से जल्दी कॉपी पेन उठा करके लाइब्रेरी में कोचिंग ज्वाइन तो जरूर करना है आपको, क्योंकि बिना कोचिंग के जब आपका मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक ही नहीं होगा तो उसके अभाव में आप कैसे जंग लड़ सकते हो, ठीक है ना। तो एक गाइडेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी कोचिंग में आओ, हमें भी ज्वाइन करो ना। कोई सी भी कोचिंग जो आपके नज़दीक है, जहाँ पर आपको विश्वास है कि पूरा कंटेंट हमें करवाया जा रहा है, पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स हमें करवाया जा रहा है, ठीक है ना, उस किसी भी संस्थान से जुड़ करके आप अपनी तैयारी में कर सकते हो। वैसे मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, देखो इधर 1 जुलाई को गुरुजी, कब? 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 है ना। 3 से 4:30 बजे तक, 3 से 4:30 बजे तक, दोपहर को इवनिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। 3 से 4:30 PM तक, समझ आए बात। इस समय मैं स्पेशल साइंस का, स्पेशल है ना, स्पेशल साइंस का बैच शुरू करने जा रहा हूं।
स्पेशल साइंस का बैच शुरू करने जा रहा हूँ। किसके लिए? ये पूरा फोकस रहेगा आपका ALP और टेक्नीशियन के लिए, ALP प्लस टेक्नीशियन के लिए आपका पूरा फोकस रहेगा। ये स्पेशल साइंस याद रखना है, 0 लेवल से टॉप लेवल मैं करवाऊंगा आपको, 0 से टॉप लेवल तक मैं आपको करवाऊंगा। ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। गुरुजी ये बैच कहाँ पर हमें मिलेगा पढ़ने के लिए? तो आपको विजन इंस्टीट्यूट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, या फिर याद रखना है 9602394597, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके ठीक है ना अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 9602394597 व्हाट्सएप नंबर है मेरे, इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बैच की पूरी जानकारी ले सकते हो। फीस नाम मात्र रहेगी, मंथली है ना, मंथ के हिसाब से आपकी फीस रहने वाली है। कितनी गुरुजी? तो 500 रुपये मंथ। कितने? 500 रुपये मंथ के हिसाब से आपको याद रखना है। ये जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, नाम मात्र की शुल्क है। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? तो दोस्तों इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, क्या क्या चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगी तो मैं आपको बता दूं। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे ALP एग्जाम के लिए फिजिक्स, क्या है? फिजिक्स। और याद रखना फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा आपको चैप्टर वाइज, न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक है ना, याद रखना है। न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो चैप्टर वाइज अपन करेंगे फिजिक्स में। अच्छा, इसके साथ याद रखना दोस्तों, मैं आपको करवाऊंगा केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री भी मैं आपको करवाऊंगा। है ना, मैं आपको क्या करवाऊंगा भाई? केमिस्ट्री भी करवाऊंगा। अरे यार, ठीक है ना, ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा गुरुजी, क्या केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आते हैं? आते हैं, है ना। इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे विलियन से संबंधित न्यूमेरिकल हो गए, जैसे मोल संकल्पना से संबंधित न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है ना, याद रखना। ये सारी चीजें अपन केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे। और मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, है ना, फुली अपडेट मैटर, है ना, फुली अपडेट मैटर, एकदम बिल्कुल बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको इतनी चीजें मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। किसमें? ALP स्पेशल बैच ALP और टेक्नीशियन के लिए, ठीक है ना। ये बातें आपको याद रखनी है। आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो 9602394597, है ना, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरे, इस पर आप मुझे मैसेज करके क्या कर सकते हो, मेरे से बैच की जानकारी ले सकते हो, है ना। बाकी आप विजन इंस्टीट्यूट में आकर के बैच की पूरी जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। हाँ, सारी क्लासें आपको डिजिटल बोर्ड पे मिलेगी। और खास बात क्या है इस बैच की, जैसे टॉपिक हुआ और उस टॉपिक के टेस्ट आपको सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स आपको क्लास में बैठ करके बनवाए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे, ठीक है ना। बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई अदर खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैटर दिया जाएगा, जो प्रश्न दिए जाएंगे, जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा, बस उसी पर आपको विश्वास रख के चलना है। 100% आप बहुत अच्छा ये कर सकते हो कि ALP के अंदर साइंस अपने तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। और जहाँ तक मुझे याद है हम अपवर्तन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अपवर्तन पढ़ रहे थे, है ना, सबको पता है अपवर्तन पढ़ रहे थे। हाँ गुरुजी, अपवर्तन पढ़ रहे थे, अपवर्तन पढ़ रहे थे। और अपवर्तन में भी हमने
क्या पढ़ लिया था, अपवर्तन में भी हमने अपवर्तन का नियम पढ़ लिया था, अपवर्तनांक पढ़ लिया था। जी हाँ, पढ़ लिया था। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ भी। अपवर्तनांक है वो किस किस के साथ में अपना संबंध रखता है। मैंने आपको बताया था कि जो अपवर्तनांक है वो संबंध रखता है किसके साथ में, याद रखना है, अपवर्तनांक जो है वो संबंध रखता है किसके साथ में, अपवर्तनांक संबंध रखता है सघनता के साथ में। आप ये कह सकते हो घनत्व के साथ में संबंध रखता है। और घनत्व के साथ में कैसे, तो याद रखना अपवर्तनांक है वो घनत्व के क्या होता है, समानुपाती होता है। घनत्व अधिक है तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। आप ये भी कह सकते हो अगर सघनता अधिक है तो याद रखना है अपवर्तनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। अपवर्तनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा, अपवर्तनांक जो है वो याद रखना है किसके साथ में, माध्यम के ताप के साथ में कैसा संबंध रखता है। तो मैंने आपको बताया था माध्यम के ताप के साथ में व्युत्क्रमानुपाती का क्या रखता है, संबंध रखता है। कैसा संबंध रखता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है। अपवर्तनांक जो है वो याद रखना है माध्यम के वेग के साथ में कैसा संबंध रखता है। तो याद रखना है अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश के वेग के साथ में कैसा संबंध रखता है। तो याद रखना है उल्टा संबंध रखता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है। ठीक है ना। अपवर्तनांक जो है वो तरंग दैर्ध्य के साथ में कैसा संबंध रखती है। तो अपवर्तनांक जो है वो तरंग दैर्ध्य के साथ में भी याद रखना है 1/λ, 1/λ यानी तरंग दैर्ध्य के साथ में कैसा संबंध, तो आप बताओगे उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना। कौन सी क्लास में, पीछे जो हमारी क्लास जहां पर रुकी थी वहां ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे कि जो ठंडी रेत है, गर्म रेत है, ठंडी वायु है, गर्म वायु है ना। याद रखना इसके अंदर प्रकाश का वेग कैसा होता है, कैसा नहीं होता। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं तो देखो कौन कौन सी चीजें, जैसे आपसे ये कहा जाए कि कौन से माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है वो अधिक होता है और कौन से माध्यम में कम होता है। तो मैं इधर लिखूं माध्यम, ठीक है ना, और इधर मैं लिखूं अपवर्तनांक, माध्यम और अपवर्तनांक। ठीक है ना। किस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है वो बातें हमें करनी है। तो देखो ये माध्यम है और ये उस माध्यम का क्या रहेगा, अपवर्तनांक रहेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये याद रखना है किसको प्रभावित करेगा, अपने वेग को क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। कैसे, जैसे माध्यम है आपके पास में निर्वात। कौन सा माध्यम है हमारे पास में, माध्यम है कौन सा, हमारे पास माध्यम है निर्वात, है ना। देखो निर्वात, वैसे तो निर्वात याद रखना है माध्यम का काम नहीं करता, ठीक है ना। देखो निर्वात जो है उसमें अपवर्तनांक कितना होता है, उसका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। माध्यम निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद में वायु है, वायु में जो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.003 होता है। ठीक है। इसके बाद में पानी है और पानी का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, तो वो आप लिखोगे 1.33 क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। इसके साथ में आप लिखोगे कांच, और जो कांच है उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, तो वो लिखोगे आप 1.51। ठीक है ना। देखो 1.51। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, इसका जो अपवर्तनांक रहेगा वो रहेगा 1.64 रहेगा। और सबसे लास्ट में आप याद रखना क्या, हीरा। और जो हीरा है उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना रहने वाला है, 2.42 रहने वाला है। कितना रहने वाला है भाई, 2.42 रहने वाला है। ये सारी चीजें अगर आप समझ गए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करना,
क्लास को शेयर करना। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई आपको? अब इससे आप एक चीज देख रहे हो, गुरुजी क्या देख रहे हैं, देखो क्या देख रहे हो आप जब ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हो, कहां से कहां गुरुजी? ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब निर्वात से आप किधर चल रहे हो? आप चल रहे हो हीरे की तरफ। किधर चल रहे हो? हीरे की तरफ। तेरा ध्यान किधर है? ये देखो तेरा हीरो कहां है? इधर है। ये जो हीरा है इसका अपवर्तनांक कितना है भाई? 2.42 है। ऊपर अपवर्तनांक कितना है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है। अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रकाश का वेग ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? घटेगा। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका रिश्ता है, ये रिश्ता अपवर्तनांक और माध्यम में वेग का जो रिश्ता है वो उल्टा रिश्ता है। भाई ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्रकाश का वेग क्या होना चाहिए? प्रकाश का वेग घटना चाहिए। क्यों घटना चाहिए? क्योंकि अपवर्तनांक ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैं ये कहूं कि जो वायु है इसमें जो प्रकाश का वेग है वो पानी की अपेक्षा कम होगा या ज्यादा होगा? वायु में प्रकाश का वेग जो है पानी की अपेक्षा ज्यादा होगा या कम होगा? तो आप कहोगे वायु में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक पानी की अपेक्षा क्या है? कम है। अपवर्तनांक वायु का कम है तो प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। पानी में अपवर्तनांक क्या है? ज्यादा है, तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा बताओ? कम हो जाएगा। प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर देखो भाई, नहीं समझ आया? समझ आया? अरे भाई समझ आया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखो। नहीं आया समझ में? देखो मैंने ये कहा कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक को लिखते हैं म्यू से। अपवर्तनांक अधिक हो गया तो प्रकाश का वेग क्या हो गया बताओ? प्रकाश का वेग कम हो गया। प्रकाश का वेग क्या हो गया? कम हो गया। तो बताओ अपवर्तनांक पानी का ज्यादा है या वायु का ज्यादा है? तो आप कहोगे गुरुजी पानी का अपवर्तनांक क्या है? ज्यादा है। पानी का अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका मतलब वेग पानी में क्या हो गया? कम हो गया। किसकी अपेक्षा? वायु की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? वायु की अपेक्षा। ठीक है ना? तो वायु का अपवर्तनांक कम है, वेग ज्यादा होगा प्रकाश का। पानी का अपवर्तनांक ज्यादा है, वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन कांच और पानी की बात करो तो पानी का अपवर्तनांक पानी का अपवर्तनांक क्या है? पानी का अपवर्तनांक दोस्तों कम है। किसकी अपेक्षा? कांच की अपेक्षा। तो वेग कांच की अपेक्षा पानी में प्रकाश का क्या होगा? ज्यादा होगा। यह बात समझ में आ गई? चलो इतनी बातें अगर आपको समझ आई है तो दोस्तों उतारो इसको। मैं बस 1 ही सेकंड के अंदर आया, मात्र 1 सेकंड के अंदर इसको उतारो, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इधर हाँ भाई लिखो, उतार लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं एक अच्छा सा कंसेप्ट और बताता हूं आपको यहां से। अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए गुरुजी? ये पूछा जाए कि वायु में प्रकाश का वेग पानी की अपेक्षा ज्यादा है, तो पानी के अंदर किसी तरंग की या वायु के अंदर किसी तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई आपको इसका अपवर्तनांक दे दिया और आपको डायरेक्ट पूछ ले कि तरंग दैर्ध्य पर, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? किसमें? देखो इधर, चले आगे चलते हैं। ये देखो आपको जो दिया है कि भाई एक तो है वायु, है ना? क्या है? वायु है, और एक है पानी। अभी आपने देखा कि जो वायु है इसका अपवर्तनांक 1.33 है। कितना है?
1.33 है। कितना है? 1.33 है, 1.33 है, ठीक है ना। और पानी का अपवर्तनांक कितना है? वायु का कितना है? 1.033 है, 1.003 है, और पानी का है 1.33 है, ठीक है ना। अब एक तो प्रकाश का जो प्रकाश तरंग है आपकी इसमें चल रही है, प्रकाश तरंग किस में चल रही है? वायु में चल रही है। और एक प्रकाश की तरंग जो है वो पानी के अंदर चल रही है, यानी वायु से पानी के अंदर जा रही है। तो आपसे ये कहा जाए तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुजी इसका तो आंसर हमें आता है। जी हाँ, आपको बिल्कुल आता है, आप समझ गए है ना, पीछे वाला कंसेप्ट समझ गए। देखो प्रकाश का वेग इसमें क्या होगा बताओ? प्रकाश का वेग इसमें ज्यादा होगा। प्रकाश का वेग गुरुजी इसमें क्या होगा? वेग इसमें ज्यादा होगा। और प्रकाश का वेग इसमें क्या होगा? वेग इसमें क्या होगा? इसमें कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है और इसका अपवर्तनांक क्या है? इसका अपवर्तनांक क्या है? कम है। अपवर्तनांक कम है। अब अपवर्तनांक का डायरेक्ट आपने संबंध निकाल लिया किसके साथ में? वायु के साथ में आपने संबंध निकाल लिया, वेग के साथ में आपने संबंध निकाल लिया। तो वेग जो है वो समानुपाती होती है किसके बताओ? लैम्डा के। किसके भाई? लैम्डा के। वेग जो है वो समानुपाती होता है किसके? लैम्डा के। इसका मतलब वायु में प्रकाश का वेग अधिक है तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी? लैम्डा। लैम्डा याद रखना इसका अधिक होगा। लैम्डा इसका क्या होगा? लैम्डा इसका अधिक होगा। और याद रखना इसमें लैम्डा क्या होगा? इसमें तरंग दैर्ध्य बताओ क्या होगी? कम होगी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ आया है तो फिर ठोको लाइक, है ना। समझ आया है तो फिर लाइक ठोको। ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करना चाहिए? आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है ना भाई। हीरे में अपवर्तनांक सबसे क्या है? हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, इसलिए प्रकाश का वेग जो होता है हीरे में कम रहेगा। और प्रकाश का वेग कम रहेगा तो याद रखना है प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो भी क्या हो जाएगी? वेग घटने के कारण क्या हो जाएगी? हीरे में घट जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए? चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलें आगे, चल तो फिर दोस्तों पढ़ते हैं अपन अपवर्तन के एग्जाम्पल। क्या पढ़ते हैं? अपवर्तन के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हेडिंग डालो, अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण। चलें, चलो गुरुजी। अपवर्तन के एग्जाम्पल आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। छोटी कक्षा में, कौन सी कक्षा में? अरे 7वीं क्लास में हमें डायग्राम दिया जाता था। एक ऐसा बुक के अंदर, साइंस की बुक के अंदर एक ऐसा डायग्राम था और उसके अंदर पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था, ठीक है ना। ये पानी भरा हुआ था और इस पानी के पेंदे में यहाँ पर एक सिक्का था। यहाँ पर क्या था? एक सिक्का था। यहाँ पर कहाँ पर गुरुजी? एकदम पात्र के पेंदे में यहाँ पर एक सिक्का रखा था। लेकिन गुरुजी ये सिक्का हमें कहाँ दिखाई देता था?
ये सिक्का तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा था। कहाँ पर? यहाँ पर दिखाई दे रहा था। गुरुजी यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि आपने पी रखी थी। है? आपने पी रखी थी? नहीं, अरे ये यहाँ पर दिखाई देने का कारण ये था कि ये यहाँ से सिक्के से निकलने वाली जो किरण थी वो कौन से माध्यम से? ये माध्यम क्या है? पानी है। ये पानी है और ये क्या है बताओ? ऊपर क्या है? ऊपर वायु है। ऊपर वायु और यहां पर क्या? पानी सघन माध्यम है। और वायु कैसा माध्यम है? वायु गुरुजी विरल माध्यम है। वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, यहां से कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है सघन से विरल के अंदर, तो याद रखना है वो अभिलंब से क्या हट जाती है? सघन से अभिलंब से क्या हट जाती है बताओ? दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हट जाती है? दूर हट जाती है। तो जो ये प्रकाश की किरण इधर की तरफ आप इसको बढ़ा करके देखोगे तो हमें सिक्का जो है वो याद रखना है यहां की बजाय ऊपर उठा हुआ क्या देता है? दिखाई देता है। तो किसी भी पात्र के अंदर, किसी भी बीकर के अंदर, है ना, किसी पात्र में, किसी, या आप ये लिख सकते हो पानी से भरे पात्र में, पानी से भरे पात्र में रखा सिक्का या अन्य कोई वस्तु वास्तविक तल से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। वास्तविक तल से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। पानी से भरे पात्र में रखा सिक्का या अन्य कोई वस्तु वास्तविक तल से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दूसरी बात याद रखना है, पानी से भरे पात्र में रखी पेंसिल या कोई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसके कारण? तो आप कहोगे अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना तारों का टिमटिमाना याद रखना किस पर आधारित घटना है? तो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित क्या है? घटना है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप याद रखोगे सूर्योदय व सूर्यास्त का आभास होना। सूर्योदय व सूर्यास्त का आभास होना है ना, आभास होना याद रखना। इसके बाद में आपने ये एक जला रखी है, ये क्या है? ये एक मोमबत्ती है।
ये क्या है, एक मोमबत्ती है और इसको आपने जला रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस प्रकार से क्या बन रही है, इस प्रकार से लो बन रही है, इसकी क्या बन रही है, इस प्रकार से लो बन रही है मोमबत्ती की, ठीक है, जला रखा है, लो बन रही है। और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और आप हो कहाँ पर, यहाँ पर, आप कहाँ पर हो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, तुम भुला ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम छुपा ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ दिल में तुम्हारे तो हैरान क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो देखो दोस्तों, आप कहाँ हो, आप खड़े हो इस तरफ, ठीक है, ये हो आप, और मोमबत्ती जल रही है, ये मोमबत्ती की लो है, और मोमबत्ती की लो की दूसरी तरफ कोई वस्तु रखी है। ये वस्तु आपको कैसी नजर आएगी, ये वस्तु आपको ऐसी हिलती हुई नजर आती है, ये वस्तु आपको हिलती हुई नजर आती है। ये क्या कारण है, ये अपवर्तन का ही कारण है। क्या कारण है, अपवर्तन का कारण है। समझ में आया बात, बस वही कंडीशन आपको यहाँ पर लगानी है, ठंडी वायु और गर्म वायु से संबंधित ये आपका क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। तो जल में भरे हुए पात्र में रखी गई जो छड़ है, पेंसिल है या फिर हमारा पैर है, वो हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। किस कारण, अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना है, वो भी हमें किसके कारण दिखाई देता है, टिमटिमाना, याद रखना अपवर्तन के कारण। पानी से रखे पात्र में, पानी से भरा हुआ जो पात्र है उसमें अगर आपने सिक्का रख दिया तो सिक्का अपने वास्तविक तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ये हमें दिन का आभास होता है, या मतलब सूर्योदय होता है, वो जब अपने समय पर निकलता है उससे पहले ही हमें दिन का आभास हो जाता है। जब सूरज छिपता है तो हमें रात का यानी अंधेरे का पहले ही क्या हो जाता है, आभास हो जाता है। ये किसके कारण, याद रखना अपवर्तन के कारण। किसके कारण है, ये अपवर्तन के कारण है। तो अपवर्तन से संबंधित नियम आपको समझ में आगे होंगे, ठीक है ना। अपवर्तन से संबंधित आपको नियम समझ में आगे होंगे, सॉरी उदाहरण समझ में आगे होंगे। अब जिस प्रकार से हमने परावर्तन पढ़ा था और परावर्तन की घटना को हमने दर्पण के माध्यम से जाना था, उसी प्रकार अपवर्तन की घटनाओं को अपन समझ सकते हैं किसके द्वारा, लेंस के द्वारा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, लेंस पढ़ने वाले हैं। और गुरुजी लेंस भी कैसे पढ़ेंगे अपन, बस वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने दर्पण पढ़ा था, बस उसी तरीके से हर एक बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपन पढ़ेंगे लेंस को, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी, लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कौन कौन से लेंस होते हैं, अभी देखते हैं अपन। एक तो होता है कौन सा लेंस, तो आप कहोगे उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। और एक होता है अवतल लेंस। कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और कौन सा, अवतल लेंस। दो प्रकार के लेंस होते हैं। जिस प्रकार से आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ा था उसी प्रकार से।
उत्तल लेंस को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस के नाम से अपन जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉन्वेक्स लेंस के नाम से अपन इसे जानते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस के नाम से अपन इसे जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के नाम से अपन इसे जानते हैं। अवतल लेंस को अपन किस नाम से जानते हैं? कॉनकेव लेंस के नाम से अपन इसे जानते हैं, कॉनकेव लेंस के नाम से अपन इसे जानते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के नाम से अपन इसे जानते हैं, ठीक है। गुरुजी ये बात भी हमें समझ में आ गई कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो प्रकार के लेंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लेंस पढ़ोगे तो आप याद रखना, दर्पण के कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए चलना है। अब जो आपने दर्पण पढ़े थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपने पढ़े थे, जस्ट जो आपका अवतल दर्पण में आपने पढ़ा था वो कंसेप्ट लागू हो जाएंगे किसमें? उत्तल लेंस में। और जो कंसेप्ट आपने उत्तल दर्पण में पढ़े थे वो कंसेप्ट लागू हो जाएंगे किसमें? अवतल लेंस में। तो उत्तल दर्पण आपका अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण आपका अवतल लेंस है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उत्तल दर्पण अवतल लेंस ही है। और याद रखना, अवतल दर्पण उत्तल लेंस है। क्या बोला गुरुजी? अवतल दर्पण क्या है? उत्तल लेंस है। और इसके साथ साथ में याद रखना है, अवतल लेंस जो है वो क्या है? उत्तल दर्पण है। वो क्या है? उत्तल दर्पण है। ऐसे कैसे? हाँ, उल्टा है। जो आपने दर्पण पढ़ा था वो एक्सचेंज कर दो किसमें? अवतल और उत्तल लेंस में उल्टा कर दो आप, तो याद रखना वो सारे के सारे गुणधर्म आप कहां पर पढ़ोगे? यहां पर पढ़ोगे। चलो फिर पढ़ते हैं। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन गुणधर्म देखते हैं किसके? मैं ये कहूं कि याद रखने के लिए मैं यहां पर ये लिखूं कि उत्तल लेंस बोले तो, उत्तल लेंस बोले तो गुरुजी, उत्तल लेंस बोले तो गुरुजी अवतल दर्पण, अवतल 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 दर्पण ही क्या है? अवतल दर्पण के गुण धर्म रखता है, अवतल दर्पण के गुण धर्म रखता है। कौन सा लेंस रखता है? याद रखना, उत्तल लेंस रखता है, उत्तल लेंस रखता है। और अवतल लेंस जो है वो किसके गुण धर्म रखता है? वो रखता है उत्तल 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 दर्पण के, किसके? उत्तल दर्पण के गुण धर्म रखता है, उत्तल दर्पण के गुण धर्म रखता है। उत्तल दर्पण के गुण धर्म रखने वाला लेंस क्या कहलाता है? वो याद रखना, वो कहलाता है आपका क्या? वो कहलाता है अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, समझे? समझे या कि नहीं समझे? समझ गए। तो अब देखो, अब थोड़ा सा आपको क्या मानकर चलना है? हमें मानकर चलना है सीधा डायरेक्ट कंसेप्ट पर आ जाते हैं। और कंसेप्ट हमें कौन कौन से याद रखने हैं? देखो इधर कंसेप्ट हमें याद रखने हैं कि जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों से कैसा होता है? किनारों से पतला होता है। कैसे पतला? देखो ये जो है, ये मैं ये कहूं कि ये किनारे हैं और ये बीच का भाग है, तो किनारों से पतला और बीच में से क्या होता है? मोटा होता है। किनारों से पतला, ये किनारों से क्या है? पतला है, और बीच में से क्या है? मोटा है। तो क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। देखो इधर बीच में से क्या होगा? किनारों से मोटा होगा और बीच में से क्या होगा? पतला होगा। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? ऐसा दर्पण कहलाता है। वो याद रखना, वो क्या होता है? ऐसा जो दर्पण होता है वो, सॉरी, ऐसा जो लेंस होता है वो क्या होता है? आपका अवतल लेंस होता है। तो ये क्या है? ये है अवतल लेंस, अवतल लेंस है ये। और इसके साथ साथ में याद रखना है, जो ये क्या है? ये है उत्तल लेंस। ये क्या है? ये गुरुजी उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है रे? ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है ना? तो उत्तल लेंस की परिभाषा समझे या नहीं समझे?
गुरुजी समझ गए। क्या समझे आप उत्तल लेंस में? हम समझे उत्तल लेंस में कि जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों से तो पतला होता है और बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। और अवतल लेंस जो है वो याद रखना है, किनारों से क्या होता है, मोटा होता है और बीच में से क्या होता है, पतला होता है। समझ गए? समझ गए तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को जीके बाय अजय सर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ में आप और हम आगे और पढ़ेंगे और वो क्या करेंगे, बात देखो। उत्तल लेंस जो है ना, ये प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। प्रकाश को एक बिंदु पर, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए केंद्रित करता है, केंद्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे अपसारी कहा जाता है या अभिसारी कहा जाता है। अरे जो प्रकाश को सिकोड़ता है उसको अभिसारी कहते हैं, करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी मतलब प्रकाश को अभिसरण करना। अभिसरण करना का अर्थ ये हो गया, प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करना, रे केंद्रित करना। एक बिंदु पर क्या करना, केंद्रित करना। कैसे गुरुजी? तो देखो इधर कैसे, मैंने ये कहा कि ये आपके पास में एक उत्तल क्या है, लेंस है। ये उत्तल लेंस है और ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र से बीच में से एक मुख्य एक्स गुजर रही है और मुख्य एक्स के समानांतर प्रकाश की एक किरण आ रही है। मुख्य एक्स के समानांतर ये वाली प्रकाश की क्या आ रही है, एक किरण आ रही है और इसके किनारों से टकरा करके और अपवर्तन के बाद में इधर चली जाती है। अच्छा गुरुजी, ये इधर क्यों आई है? क्योंकि कांच क्या है, लेंस क्या है, एक सघन माध्यम बन गया और किसकी तुलना में, वायु की तुलना में। तो यहां से टकराएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, मतलब विरल माध्यम में जाएगी तो सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। इसलिए याद रखना है, ये यहां पर जाएगी और यहां पर जाकर के एक बिंदु पर क्या हो जाएगी, बताओ, मिल जाएगी, केंद्रित हो जाएगी। और जहां पर मिलेगी उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, बताओ, फोकस कहेंगे। उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ता है, इसलिए एकत्रित करता है, इसलिए अपन इसे कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ये जो है, ये गुरुजी क्या काम करता है, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद में फैलाता है। किरणों को अपवर्तन के बाद फैला देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अपसारी लेंस। कौन सा लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? कैसे? ये जो है, ये है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस है। प्रकाश की किरण जो है वो ऐसे आ रही है, मान लीजिए ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और अपवर्तन के बाद में याद रखना ऐसे लौट रही है, ऐसे लौट रही है। किसी भी बिंदु पर हमें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, ये मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हो, इधर की तरफ बढ़ाते हो तो किसी बिंदु पर मिलती हुई नजर आती है, हमें प्रतीत होती है ना। तो ये फैला रहा है और ये फैला रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपन अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस हो गया, ये अपसारी लेंस हो गया है। इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं, वो बातें क्या है, जो याद रखना उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, उसकी जो फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और इधर रखना अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है।
वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। इसके साथ साथ में याद रखना अवतल लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है m, मैग्निफिकेंस m जो होता है वो क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। और इसका जो मैग्निफिकेंस m है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो दोस्तों आपको सामान्य गुणधर्म याद रख करके चलना है एक बार के लिए, है ना। एक बार के लिए आपको सामान्य गुणधर्म लेंस के याद रख करके चलना है। आगे हमें क्या चीज पढ़नी है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसके अंदर? नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, मैट्रिक की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जीके बाई अजय सर, जीके बाई अजय सर, AJAY अजय सर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है ना। और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के निशान को प्रेस करना है। थोड़ा सा और याद रखना है, न्यू बैच के बारे में मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था, और मैं बता दूं कि जो ALP स्पेशल साइंस का जो बैच है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है ना। 1 तारीख, है ना, 1 तारीख को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। 1 तारीख बोले तो 1 जुलाई। टाइमिंग रहेगी शाम को 3 बजे से लेकर के, और याद रखना है 1.5 घंटे की क्लास रहेगी 4:30 बजे तक, है ना। विजन इंस्टीट्यूट में आकर या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9602394597 इस पर आप मुझे पर्सनल बैच की जानकारी मेरे से ले सकते हो, या फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप न्यू बस स्टैंड सूरतगढ़ विजन इंस्टीट्यूट में आकर के संपर्क कर सकते हो। फीस मैंने आपको बता दी थी, नाम मात्र की फीस है। मंथली हिसाब से मैं आपसे 500 रुपये लूंगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा फीस हम नहीं रख सकते और इससे कम भी शुल्क नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।